पिछले एपिसोड में आपने देखा जू किंग और कैप्टन ने गोल्ड को ऑक्टोपस की टेंटिकल्स काट डाले। सिक्स्थ पीक लॉर्ड ने ऑक्टोपस की दोनों आंखें निकलवा ली। यनियन गुरु ईस्टनेदर की पोती अब जू किंग के चेहरे पर अपनी नजरें जमा चुकी थी। उसने सेकंड हाइनेस को हुवैंग यान से दूर करने की कोशिश की थी। हुवैंग यान जू किंग के पास आया और उसे 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स देने की कोशिश की। जू किंग ने अपनी बैम्बू स्लिप में यनियन का नाम जोड़ा और पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर के नाम पर एक लकीर काट दी। अब आगे जू किंग, कैप्टन ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा लालची हो गए हो आजकल। उसी समय वो आगे बढ़ा और जू किंग की मदद की ऑक्टोपस के टेंटिकल को काटने में। गोल्ड को ऑक्टोपस स्पष्ट रूप से क्रोधित था, लेकिन वो जू किंग को अपने एक टेंटिकल का छोटा सिरा लगभग 3 मीटर लंबा काटने से नहीं रोक सका। उसे अपने कंधे पर फेंकते हुए जू किंग कैप्टन के साथ चला गया। थोड़ी ही देर बाद सप्रेशन की शक्ति गायब हो गई और ऑक्टोपस ने क्रोध की चीख निकाली। फिर जैसे ही वो अपनी पूरी ऊंचाई तक उठने वाला था, वो जमीन पर ढह गया। और इसकी वजह थी कि अचानक उसके सामने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रकट हो गया था। उस व्यक्ति का चेहरा कड़वाहट का मुखौटा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक गॉड बोतल से शराब पीते हुए। वो और कोई नहीं, मास्टर सिक्स था, सिक्स्थ पीक का पीक लॉर्ड। बहुत समय पहले मास्टर सिक्स भी मास्टर सेवंथ की तरह सेक्ट का एक चोजन सदस्य था। असल में उसने मास्टर सेवंथ के साथ ही सेक्ट में प्रवेश किया था, लेकिन वर्षों बाद उसने एक त्रासदी का अनुभव किया। उसकी डाउस्ट पार्टनर एक भयानक मौत मर गई, उसे और उसके इकलौते बेटे को छोड़कर। अपने दुख में उसने अपना सारा प्यार और ध्यान अपने बेटे पर केंद्रित कर दिया, और उसके बेटे ने उसे निराश नहीं किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका बेटा 7 ब्लड आइज में एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन गया। लेकिन एक दिन वो प्रशिक्षण के लिए समुद्र में गया और कभी वापस नहीं लौटा। सेक्ट में उसकी लाइफ स्लिप भी टूट गई। इसने सेक्ट में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी, लेकिन उसके हत्यारे की पहचान कभी नहीं हुई और यह मामला मास्टर सिक्स के लिए अंतहीन यातना का स्रोत बन गया। उसके बाद पीक लॉर्ड कभी भी शराब की बोतल के बिना नहीं देखा जाता था। गॉड बोतल से एक और घूंट लेते हुए मास्टर सिक्स ऑक्टोपस के सामने रुक गया। मैं एक मैजिकल डिवाइस बना रहा हूं जिसमें 2 आंखों की जरूरत हो सकती है। तुम्हारी आंखें मुझे दे दो। ऑक्टोपस कांप उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के 2 टेंटिकल्स को अपनी 2 आंखों तक पहुंचाया। आंखों को पकड़कर उसने उन्हें अपने सिर से बाहर निकाल दिया, जिससे खून हर जगह बिखर गया। फिर उसने आदर से वो आंखें मास्टर सिक्स्थ को भेंट कर दी। अब निकल यहां से और अपने मालिक के लिए बाहर इंतजार कर। मास्टर सिक्स्थ ने आंखों को अपनी गॉड बोतल में फेंक दिया, फिर मुड़ा और सिक्स्थ पीक की तरफ वापस चल दिया। ऑक्टोपस ने अपना सिर झुकाए रखा जब तक मास्टर सिक्स्थ चला नहीं गया। फिर कांपते हुए वो समुद्र में लौट गया और पानी में डूब गया। जब वो सेक्ट से कुछ दूर था, उसके चारों ओर रोशनी चमकी और वो एक मोटे आदमी में बदल गया। उसकी आंखें निकाल ली गई थी, फिर भी उसके माथे पर मांस हिला और फड़का और फिर खुल गया, एक तीसरी आंख प्रकट करते हुए। जैसे उसने 7 ब्लड आइज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भय और घबराहट का भाव था। 7 ब्लड आइज बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो गया है अब जब सर ब्लिट्जमेल्टर ने अपनी सफलता प्राप्त कर ली है। बाहर से वे अभी भी रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड से 7 सेक्ट कोalition की एक सहायक शाखा की तरह लगते हैं, लेकिन असल में हाल के वर्षों में 7 ब्लड आइज एक स्वतंत्र सेक्ट बनने के बहुत करीब आ गया है। निचले स्तर के रिक्रूट्स एक जार में जहरीले कीड़े होते हैं। उनके मध्य स्तर के डिसाइपल्स उन्हें जो चाहे करने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार जब एक डिसाइपल एशेलॉन में आ जाता है और सच में उच्च स्तर का हो जाता है, 7 ब्लड आइज उनकी देखभाल करता है। सालों पहले 7 सेक्ट कोalition को एहसास हो गया था, पेट्रियार्क्स और पीक लॉर्ड्स को बदलने की कोशिश करना ज्यादा फायदेमंद नहीं था। सर ब्लिट्जमेल्टर हमेशा आसपास रहा है, नजर रखता हुआ, और भले ही पीक लॉर्ड्स को 7 सेक्ट कोalition में वापस सेवा करने के लिए घुमाया जाता है, उनके दिल हमेशा 7 ब्लड आइज के साथ रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक सेक्ट को प्रमुखता की ओर बढ़ते हुए देखने की उम्मीद करते हैं। मोटे आदमी की आंखों में घबराहट और भी गहरी हो गई। जू किंग और कैप्टन अलग हो गए।
जब जू किंग अपने धर्मास्किफ पर वापस आया, उसने अपनी बैम्बू स्लिप निकाली और एक नाम जोड़ा, यन। इस बार उसने नाम के चारों ओर एक घेरा बना दिया, ये संकेत देते हुए कि वो इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकता था। उसे 7 ब्लड आइज के बाहर ढूंढना होगा और उसे गुप्त रूप से खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर बहुत उत्साहित था जब उसने सूची में नया नाम जोड़ा जाते देखा। एक और नाम को तराशना समाप्त करने के बाद जू किंग बैम्बू स्लिप को दूर रखने ही वाला था जब उसने देखा आयरन स्क्यूअर एक तरफ कांप रहा था। ये सोचकर कि पेट्रियार्क हाल ही में कितनी मेहनत कर रहा था, वो पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर के पास गया और नाम के माध्यम से एक और लकीर खींच दी। जब पेट्रियार्क ने यह देखा, उसके दिल में अभूतपूर्व उत्साह और प्रशंसा भर गई। स्क्यूअर का कांपना और भी अधिक स्पष्ट हो गया। उसकी सारी मेहनत इसके लायक थी, पूरी तरह से इसके लायक। प्रक्षेपित रूप में प्रकट होते हुए उसने हाथ जोड़े और झुका, सिर से पांव तक कांपते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। वो हाल ही में सच में बहुत मेहनत कर रहा था, और ये और भी अधिक सच था छाया द्वारा अनुभव की गई कुछ सफलताओं के बाद। कई बार वो कल्टिवेशन के दौरान इनर डेविल्स विकसित करने के करीब आ गया था, हमेशा सोचता रहता था कि क्या उसे फेंक दिया जाएगा। लेकिन अब जू किंग को उसके नाम के माध्यम से वो लकीर खींचते देख उसके कई संदेह बस गायब हो गए। पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने जो नोटिस नहीं किया वो ये था कि जू किंग के पीछे उसकी छाया ने एक आंख खोली थी और पेट्रियार्क पर बहुत ध्यान से नजर रख रही थी। स्पष्ट रूप से वो कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कि पेट्रियार्क कितना उत्साहित था, जू किंग ने कुछ उत्साहजनक शब्द कहे, फिर बैम्बू स्लिप को दूर रख दिया, कैबिन से बाहर चला गया और डेक पर बैठ गया, दूर की तरफ देखते हुए। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में एक गोल आकृति दूर दिखाई दी, रात के माध्यम से डगमगाती हुई। वो और कोई नहीं, हु वैंग यान था। वो स्पष्ट रूप से शराब पी रहा था क्योंकि वो सीधा नहीं चल सकता था। वो उदास लग रहा था और इस बार एक तरफ बैठने के बजाय वो सीधा धर्मास्किफ पर कूद गया। जू किंग के बगल में जाकर बैठते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ब्रदर जू किंग, मैं आज तुम्हारे लिए ऋणी हूं, मुझे सच में बहुत खेद है। मुझे कोई अंदाज नहीं था मेरी एल्डर सिस्टर की सहेली इतनी पागल थी। हु वैंग यान ने एक बैग ऑफ होल्डिंग निकाली और गंभीरता से उसे जू किंग को भेंट कर दी। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है ब्रदर जू किंग, ये 200,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। भावना मायने रखती है ना? जू किंग ने तुरंत बैग ऑफ होल्डिंग नहीं ली। हु वैंग यान की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हो? हु वैंग यान ने सांस ली। प्यार इतनी यातना क्यों होनी चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। जू किंग, क्या तुम जानते हो मैं विशेष रूप से एल्डर सिस्टर के लिए 7 ब्लड आइज में आया था। उस साल मैंने उसे दूर से देखा था, बस एक नजर, उसी क्षण से मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने 7 ब्लड आइज में शामिल होने का फैसला किया ताकि मैं उसे अपना डाउस्ट पार्टनर बना सकूं। हु वैंग यान आज बहुत अलग मूड में था जितना वो कभी अतीत में था। अपनी शराब की बोतल उठाते हुए उसने एक घूंट पिया, फिर उसने एक दूसरी बोतल निकाली और जू किंग को भेंट कर दी। जू किंग ने उसे स्वीकार किया और एक घूंट पिया। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि उसकी सहेली भी प्रतिस्पर्धा होगी। तुम्हें पता है, आज जब वह चिड़चिड़ी औरत दिखाई दी, वो मेरी एल्डर सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ेगी। और इस तरह एल्डर सिस्टर के पास मेरे लिए कोई समय नहीं बचा है। और जब मैं उसे खोजने गया, उसने मुझे जाने को कहा। वो इसके बारे में दोषी दिख रही थी, लेकिन फिर भी मैं बता सकता था कुछ अजीब चल रहा था, इसलिए थोड़ी शराब पीने के बाद मैं गया और छिपकर बातें सुनने लगा। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? वह चिड़चिड़ी औरत मुझसे एल्डर सिस्टर छीनने की कोशिश कर रही है। हु वैंग यान ने दांत पीसकर कहा, यह अब क्यों होना था? अगर ये कुछ महीने पहले हुआ होता तो मैं उसे एक सांस से कुचल डालता। हु वैंग यान बहुत उत्तेजित होता जा रहा था। इस बीच जू किंग भ्रमित लग रहा था। वो वास्तव में नहीं जानता था हु वैंग यान किस बारे में बात कर रहा था और उसने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था।
ये देखते हुए कि वो स्थिति को नहीं समझता था, वो नहीं जानता था हु वैंग यान को कैसे सांत्वना देनी चाहिए। अंत में उसने बस अपनी शराब की बोतल उठा ली। हु वैंग यान ने ये देखा, सांस ली, फिर बोतलों को टकराया और पी लिया। तुम बहुत छोटे हो। अचानक हु वैंग यान की आइडेंटिटी मेडालियन उसकी बैग ऑफ होल्डिंग में कंपन करने लगी। उसकी आंखें चमक उठी, उसने उसे बाहर निकाला। अभी अभी आए संदेश को पढ़ने के बाद उसने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। इस बीच जू किंग की आइडेंटिटी मेडालियन भी कंपन करने लगी। उसमें कुछ धर्माफोस भेजते हुए उसने एक लंबा संदेश देखा। 15 मिनट पहले हमारे सेलेस्टियल ब्यूरो को पेट्रोल डिवीजन से एक बैकअप अनुरोध मिला। सेक्ट के बाहर के एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर ने पायलट असिस्टेंस डिवीजन पर हमला किया। कई डिसाइपल्स घायल हो गए। जब पेट्रोल ने प्रतिक्रिया दी, कमांडिंग अधिकारी घायल हो गया और सभी कांस्टेबल्स को बंदी बना लिया गया। सेलेस्टियल ब्यूरो ने बैकअप प्रदान किया, लेकिन बाहरी कल्टिवेटर को रोकने में असमर्थ था और सभी को बंदी बना लिया गया। अपराधी की मांग है कि हु वैंग यान तुरंत हार्बर 176 से आए। यह मामला हमारी क्षमता से परे है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि डेप्यूटी डायरेक्टर तय करें आगे क्या करना है। जू किंग ने हु वैंग यान की तरफ देखा, जो बिल्कुल वही कर रहा था। उसके चेहरे पर अप्रिय और माफी भरा भाव था। फिर हु वैंग यान खड़ा हुआ और पायलट असिस्टेंस डिवीजन की दिशा में दौड़ा। जू किंग को अचानक वो दिन याद आ गया जो सिक्स्थ पीक की दुकान में हुआ था। फिर उसने बैग ऑफ होल्डिंग की तरफ नीचे देखा, जिसे हु वैंग यान ने चुपके से एक तरफ रख दिया था जब जू किंग ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। हु वैंग यान सच में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। जू किंग खड़ा हुआ और भी पायलट असिस्टेंस डिवीजन की तरफ चला गया। वो हु वैंग यान की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था, इसलिए उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब हु वैंग यान ने उसे देखा, वो मुस्कुराया। तुम भी आ रहे हो? जू किंग भी मुस्कुराया। पायलट असिस्टेंस ने घटना की सूचना दी, तो बेशक मैं जाने वाला हूं। तुम्हारे बारे में कुछ खास है, जू किंग? मैं 7 ब्लड आइज में कई वर्षों से हूं और तुम असल में पहले दोस्त हो जो मैंने बनाया है। कई वर्षों तक सिर्फ एल्डर सिस्टर की परवाह करने के बाद अब मेरे पास तुम मेरे पक्ष में हो। मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। हु वैंग यान ने गहरी सांस ली, लेकिन आगे कुछ कहने के बजाय वो और भी तेज दौड़ने लगा। जू किंग ने गति बनाए रखी जैसे वे पायलट असिस्टेंस के करीब पहुंचे। हार्बर 176 में पायलट असिस्टेंस डिवीजन एक विशाल सेलबोट की तरह दिखता था। जैसे वे करीब आए, अचानक उसके अंदर से एक चौंकाने वाली शॉकवेव फूट पड़ी। सेलबोट विस्फोटित हो गया, टुकड़े हर जगह उड़ते हुए। उसी समय एक काली आकृति अंदर से बाहर निकली, अद्भुत गति के साथ हु वैंग यान की तरफ बढ़ती हुई। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश किया और हु वैंग यान के सामने कदम रखा। अपना हाथ बुरी तरह आगे बढ़ाते हुए उसने काली आग बहा दी, जिसमें आती हुई आकृति टकरा गई। एक धमाका गूंजा, जैसे आकृति को पास की एक चट्टान में पीछे धकेल दिया गया। उस समय ये स्पष्ट हो गया कि जू किंग से टकराने वाला व्यक्ति यंगयन के अलावा कोई और नहीं था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जू किंग की नजर उससे हटकर पायलट असिस्टेंस डिवीजन के मलबे पर गई। कम से कम 300 डिसाइपल्स दिखाई दे रहे थे, बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन कोई नहीं मरा था। उनमें से म्यूट भी था। जू किंग ने सब कुछ देखा, उसके चेहरे पर उदासी थी। तुम्हें उन सब को देखने की जरूरत नहीं है, यंगयन ने कहा। ये देखते हुए कि मैं कौन हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन भले ही मैंने किसी को मार दिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कोई इस तरह के ऑफ पीक जार के कीड़ों की मदद करने की जहमत उठाएगा? जिस क्षण मैं यहां पहुंची, अब तक एक भी व्यक्ति नहीं आया मुझे रोकने के लिए। जू किंग के चेहरे को देखते हुए उसने अपने होंठ चाटे। मुझे कोई अंदाज नहीं था कि तुम वास्तव में 7 ब्लड आइज के एशेलॉन में थे। मुझे लगता है ये चीजों को मुश्किल बना देगा। गलत, जू किंग ने धीरे से कहा। सेक्ट ने तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसका कारण यह है कि यह मामला वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक मैं इस मामले को अपने वरिष्ठों तक नहीं बढ़ाता, मैं यहां प्रभारी हूं।
इतना कहकर जू किंग ने एक जेड सिग्नल स्लिप ऊपर उठाया, फिर उसे तोड़ दिया। तुरंत चमकदार रोशनी की एक धारा रात के आकाश में चली गई, एक बहुरंगी चमक बनाते हुए, जिस पर लिखा था वायलेंट क्राइम्स। सेक्ट कानून की धारा 7 के अनुसार बाहरी कल्टिवेटर्स जो राजधानी शहर में परेशानी पैदा करते हैं, उन्हें देखते ही गिरफ्तार किया जाएगा। सेलेस्टियल ब्यूरो के सभी कांस्टेबल्स मेरी आज्ञा सुने, हार्बर 176 को बंद कर दो और इस अपराधी को गिरफ्तार करो। अब आगे। गिरफ्तार, काली कपड़ों वाली यूनियन ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी समाप्त होने से पहले हार्बर 176 के सभी कोनों से अनगिनत आवाजें गूंज उठी। हाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर। आवाजों के साथ हार्बर में अनगिनत आकृतियां दिखाई दी, 1000 से अधिक, सभी प्रवेश और निकास द्वारों को अवरुद्ध करते हुए। तुम्हें लगता है ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स का एक समूह मुझे रोक सकता है? यूनियन ने कहा। कैसा रहेगा अगर मैं कुछ मार दूं ताकि तुम देख सको मैं क्या कर सकती हूं? उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से चमक रही थी, जैसे उसने अपनी लाइफ फ्लेम्स जला दी। 3 फ्लेम्स तेज जल उठी, शक्ति के साथ फटते हुए, जैसे वो हवा में उड़ी और फिर निकटतम वायलेंट क्राइम्स डिवीजन कांस्टेबल्स की तरफ दौड़ी। जू किंग ने उसे ठंडी नजर से देखा, अपनी आइडेंटिटी मेडालियन को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और कहा, मैं वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डेप्यूटी डायरेक्टर जू किंग यहां अनुरोध करता हूं कि सेक्ट का ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन हार्बर 176 के ऊपर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दे और सभी नॉन सेक्ट कल्टिवेटर्स को उड़ने से रोके। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एक घंटी बजी, उसकी आवाज चारों तरफ गूंजी, जैसे 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन की शक्ति हार्बर 176 में भर गई। यूनियन का चेहरा गिर गया, जैसे फॉर्मेशन की शक्ति ने उसे घेर लिया, उसे जमीन पर धकेल दिया और उसकी लाइफ फ्लेम्स को बुरी तरह लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। कितनी ढिठाई है, वो गुर्राए। उस पर दबाव होने के बावजूद उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट कम नहीं हुई। इसके बजाय ये और भी अधिक तीव्र हो गई, जैसे उसका गुस्सा जल रहा था। जू किंग झूठ नहीं बोल रहा था। यूनियन के उसके बिना उपद्रव करने का कारण ये था कि 7 ब्लड आइज में कमांड की श्रृंखला हमेशा सख्ती से सम्मानित की जाती थी। जब तक किसी मामले की सूचना आधिकारिक तौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी जाती थी, उच्च स्तरीय सदस्य कुछ नहीं करते थे। 7 ब्लड आइज में नियम इसी तरह काम करते थे और कुछ अपवाद थे। यूनियन को ठंडी क्रोधित नजर से देखते हुए जू किंग ने जारी रखा, हार्बर 176 में सभी नॉन सेक्ट कल्टिवेटर्स को प्रतिबंधित करो, उन्हें एक से अधिक लाइफ फ्लेम जलाने से रोको। उसे वास्तव में इस युवा महिला से निपटने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में उसके अधिकार को देखते हुए और एशेलॉन कल्टिवेटर के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए, वो मूल रूप से कानून ही था। उसके इस तरह से काम करने का एक कारण ये था कि इस समय उस पर बहुत अधिक नजरें थीं और वो अपने किसी भी रहस्य को प्रकट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन गड़गड़ाया और अदृश्य शक्ति हार्बर पर उतर आए। यूनियन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, जैसे उसकी तीसरी लाइफ फ्लेम तुरंत बुझ गई। बस एक पल बाद उसकी दूसरी फ्लेम भी अंधेरी हो गई। जहां तक उसकी बची हुई लाइफ फ्लेम की बात थी, उसकी पहली उस पर दबाव ने शक्ति की एक प्रतिक्रिया पैदा की, जिसने उसके मुंह से खून बहने पर मजबूर कर दिया। उसके माथे पर नसें उभर आईं, उसने जू किंग की तरफ बढ़ती किलिंग इंटेंट के साथ देखा। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो पागल क्रोध के साथ विस्फोट करने वाली थी। अंत में जू किंग ने कार्रवाई की। अपने लाइफ लैम्प को अपनी छाया के साथ छुपाते हुए उसने अपनी दोनों लाइफ फ्लेम्स जला दी और प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश किया। चौंकाने वाली गति से चलते हुए उसने हवा को भेदा और यूनियन के ठीक सामने प्रकट हो गया। फिर उसने उसके चेहरे के किनारे पर थप्पड़ मारा। एक धमाका गूंजा, जैसे वो पास की एक इमारत में जा लगी। उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। उसने खून का एक बड़ा मुंह भी उगला, जिसके अंदर मुट्ठी भर दांत थे। जू किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर से उसके ठीक सामने पहुंच गया। उसने पैर रख दिया। उसके चारों ओर चमकती रोशनी उठी, जिसका स्रोत उसके गले में एक पेंडेंट था। ये एक डिफेंसिव आइटम था, जिसने उसके चारों ओर एक ढाल बनाई, जिस पर जू किंग का पैर धमाके के साथ लगा।
यनियन अपने पैरों पर उछलकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव था और उसकी आंखों में पागलपन था। फिर उसने पेंडेंट को अपने गले से फाड़ दिया। जू किंग की आवाज ठंडी थी। हाबर 176 में सभी नॉन सेक्ट कल्टिवेटर्स को किसी भी प्रकार के मैजिकल डिवाइसेस या मैजिकल ट्रेजर्स का उपयोग करने से रोको। फिर से स्पेल फॉर्मेशन गड़गड़ाया। यनियन की डिफेंसिव ढाल ढह गई। वो बहुत अधिक खून बहा रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। फिर भी उसने जू किंग को अवज्ञा से देखा और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़ो। मूर्ख। जू किंग आगे बढ़ा और उसे फिर से थप्पड़ मारा। वो एक तरफ उड़ गई, उसके मुंह से और दांत निकल गए। अपने आप को संभालने के बाद उसने एक जेड स्लिप निकाली और उसे तोड़ दिया, जिससे टेलीपोर्टेशन की शक्ति बढ़ गई। हाबर 176 से सभी नॉन सेक्ट कल्टिवेटर्स को टेलीपोर्ट करने से रोको, जू किंग ने शांति से कहा। फिर से 7 ब्लड आइस फॉर्मेशन से शक्ति बाहर निकली, सभी टेलीपोर्टेशंस को कुचलते हुए। यनियन की आंखें गुस्से और अपमान से जल रही थीं और वो कुछ और कहने वाली थी कि जू किंग फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसे थप्पड़ मारा। एक धमाका गूंजा। यनियन पागलों की तरह खून उगल रही थी। वो स्पष्ट रूप से कमजोर थी, फिर भी उसके चेहरे का भाव पहले से कम खूंखार नहीं था। असल में ऐसा लग रहा था वो मरना पसंद करेगी बजाय आत्मसमर्पण करने के। जू किंग ने उसकी तरफ गहराई से देखा। उसका अपना व्यक्तिगत नियम था, किसी को भी मारना जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं था। अगर उसने इन सभी गवाहों के सामने ऐसा किया तो ये उसके लिए और अधिक परेशानी और खतरा पैदा करेगा। दूसरे शब्दों में, उसे अब मारना पूरी तरह से मूर्खता होगी। अपनी किलिंग इंटेंट पर लगाम लगाते हुए उसने उसके सिर के ऊपर थप्पड़ मारा। उसके मुंह से खून बह निकला, जैसे उसकी आखिरी बची हुई लाइफ फ्लेम बुझ गई और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी चोटें लगभग उन सभी डिसाइपल्स के समान थीं जिन्हें उसने खुद बेहोश किया था। ये काम पूरा करने के बाद जू किंग ने नीचे झुककर उसे बालों से पकड़ लिया। मेरे लिए धर्मा शैकल्स लाओ। अनगिनत वायलेंट क्राइम्स डिवीजन कांस्टेबल्स उसकी तरफ दौड़े। सबसे पहले आने वाले ने हथकड़ी की एक जोड़ी निकाली, जिसे उसने यनियन के अग्रभागों पर रख दिया। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें खुल गईं और वो गुस्से से चिल्लाई, जिससे धर्मा शैकल्स ढह गए। फिर वो पागलों की तरह हंसी। मैं ये नहीं भूलूंगी, जू किंग। किसी ने भी मेरे साथ इतनी अशिष्टता से पेश आने की हिम्मत नहीं की है। तुम पहले हो। जू किंग का चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था। वो आगे बढ़ा और उसे फिर से थप्पड़ मारा। एक धमाके की आवाज आई, जैसे उसका सिर जमीन पर लगा और वो फिर से बेहोश हो गई। उस पर 10 धर्मा शैकल्स लगाओ, जू किंग ने शांति से कहा। ये शैकल्स विशेष रूप से नॉन सेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स पर उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे। उनमें से 2 एक लाइफ फ्लेम को दबा सकते थे, जबकि 10 3 लाइफ फ्लेम्स की शक्ति को पूरी तरह से बेअसर कर सकते थे। ये वही शैकल्स थे जिनका उपयोग वायलेंट क्राइम्स के पुराने डायरेक्टर ने नाइट डव ऑपरेटर्स को गिरफ्तार करते समय किया था। कुछ ही देर में यनियन पर 10 शैकल्स लगा दिए गए। उसे सेलेस्टियल ब्यूरो में बंद कर दो, जू किंग ने कहा। मेरे आदेश के बिना उसे मत छोड़ना। आसपास के कांस्टेबल्स यनियन को घसीट कर ले गए। उसी समय हाबर 176 में एक आवाज गूंजी, जूनियर ब्रदर जू किंग, क्या तुम यहां थोड़ी नरमी दिखा सकते हो? जू किंग ने ऊपर देखा और सेकंड हाइनेस को उसकी तरफ उड़ते देखा। उस पर एक प्रतिबंधात्मक स्पेल के अवशेषों का पता लगाना संभव था। स्पष्ट रूप से यनियन ने उसे बांध रखा था, जिससे उसके लिए हस्तक्षेप करना असंभव हो गया था। नमस्कार सेकंड हाइनेस, जू किंग ने आदर से हाथ जोड़कर कहा। अपनी आंख के कोने से उसने हुवैंग यान को पास में खड़े देखा। हुवैंग यान ने सेकंड हाइनेस की तरफ देखा और कहा, एल्डर सिस्टर, जू किंग मेरी मदद कर रहा था। सेकंड हाइनेस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए रुक गई। हुवैंग यान की तरफ देखते हुए और फिर यनियन को दूर घसीटे जाते देखते हुए वो फिर से हिचकिचाए। अंत में उसने कहा, जूनियर ब्रदर जू किंग, अगर वो मर गई तो ये पेट्रियार्क के लिए परेशानी पैदा करेगा। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस आशंका थी। वो स्पष्ट रूप से उसे एक अच्छी नीयत वाली चेतावनी दे रही थी। उसने हमारे सेक्ट के नियम तोड़े,
जू किंग ने कहा। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने जारी रखा, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा और इस तरह वो मौत की सजा की हकदार नहीं है। हालांकि सेक्ट के नियमों के अनुसार उसे कैद किया जाना चाहिए। सेकंड हाइनेस ने सिर हिलाया। जब तक वो नहीं मरती। सच कहूं तो उसने आज रात मुझे भी नाराज किया है। मैं तुम्हारी ऋणी हूं, जूनियर ब्रदर जू किंग। उसने हुवैंग यान की तरफ देखा और उसकी नजर नर्म हो गई। वो मुड़ी और चली गई। जू किंग ने उन दोनों को देखा, फिर अपना चेहरा घुमा लिया। घायलों की देखभाल पहले से ही की जा रही थी। अंततः हुवैंग यान ने हाथ जोड़े और चला गया। हार्बर 176 पहले से ही फिर से शांत था। जू किंग अपनी जगह पर रुका रहा, इंतजार करता रहा। उसने आज रात कार्रवाई की थी, न केवल हुवैंग यान की मदद करने के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यनयन ने जानबूझकर उसे उकसाया था। इसके अलावा वो ये देखने में रुचि रखता था कि वो सेवन ब्लड आइज में कितना सुरक्षित था अब जब वो एशेलॉन कल्टिवेटर था। कुछ समय बीता और फिर ऊपर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने नीला डाउस्ट रोब पहना था और गोल्ड को स्तर की फ्लक्चुएशंस उत्सर्जित कर रहा था, जिससे हर जगह भारी दबाव पड़ रहा था। अपनी नजर हटाते हुए जू किंग ने हाथ जोड़े और झुका। नमस्कार एल्डर। जू किंग इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार का डाउस्ट रोब उसने पहना था और उसने जो दबाव छोड़ा था, उसे देखते हुए वो एक एल्डर होना चाहिए था। जैसे एल्डर हवा में मंडरा रहा था, उसने जू किंग को ऊपर से नीचे देखा और उसकी आंखें अनुमोदन से चमक उठी। जू किंग, मैं मास्टर सिक्स की ओर से एक सवाल लेकर आया हूं। तुम इस मामले को कैसे समाप्त करना चाहते हो? क्या मैं उसे मार सकता हूं? जू किंग ने पूछा। नहीं, ये छोकरी दबंग हो सकती है, लेकिन उसे मरना नहीं चाहिए। उसकी दादी पेट्रियार्क की व्यक्तिगत मित्र है। जू किंग ने सिर हिलाया। सेक्ट के नियमों के अनुसार उसकी कल्टीवेशन बेस को नष्ट कर दिया जाना चाहिए और फिर उसे बोन स्कॉचिंग कैबिन में 3 साल के लिए कैद किया जाना चाहिए। एल्डर मुस्कुराया। वो स्पष्ट रूप से जानता था जू किंग क्या सोच रहा था और उसे पता था इस छोकरी ने मामला शुरू किया था। अगर जू किंग एशेलॉन में नहीं होता तो सेक्ट का आधिकारिक रुख अलग होता। सिवाय इसके वो एशेलॉन में था, जिसका मतलब था वो सेवन ब्लड आइज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। एशेलॉन में लोगों के साथ आकस्मिक अपमान नहीं किया जाता था और वे स्पष्ट रूप से पेट्रियार्क के पक्ष में थे। इस सब के अलावा जू किंग एक एनवॉय डिसाइपल भी था। अगर किसी ने सेक्ट के बीच में एक एनवॉय डिसाइपल के साथ परेशानी पैदा की तो पेट्रियार्क भी गुस्सा होगा। वो करो जो तुम्हें करना है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बेस मत नष्ट करो। इतना कहकर गोल्ड कोर एल्डर मुड़ा और चला गया। जू किंग ने आदर से हाथ जोड़े, फिर अपनी बर्थ पर वापस चल दिया। सब समय रात की घटनाओं के परिणामों के बारे में सोचता रहा। एक बात के लिए अब उसे यनियन से बदला लेने की कोशिशों से निपटना होगा और उसे उसके दोस्तों या परिवार के बारे में चिंता करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कोई कमी नहीं दिख रही थी। फायदे कई थे। बेशक उसने हुवैंग यान की मदद की थी और उसने ये भी परीक्षण करने में सक्षम किया था कि सेवन ब्लड आइज में एशेलॉन कल्टिवेटर होने का क्या मतलब था। लगता है सेक्ट एशेलॉन कल्टिवेटर्स के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु है और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता है। हाल ही में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसे देखते हुए उसने उन बातों के बारे में सोचा जो ज़ैंग यनशी ने उसे बताई थी जब उसने अंततः ऑन पीक लाइफ के लिए क्वालिफाई किया था। उदाहरण के लिए उसने कहा था ऑफ पीक डिसाइपल्स एक जार में जहरीले कीड़े थे, जबकि ऑन पीक डिसाइपल्स अकेले भेड़ियों की तरह थे। शायद सेक्ट में ज़ैंग यनशी की स्थिति के कारण वो एशेलॉन से बहुत परिचित नहीं था। जू किंग जो जानता था उसके आधार पर उसे लगा कि एशेलॉन कल्टिवेटर्स वास्तविक कॉन्क्लेव डिसाइपल्स की तुलना में कॉन्क्लेव डिसाइपल्स की तरह अधिक थे। जब तक मैं सीधे सेक्ट के नियमों को नहीं तोड़ता, मुझे सेवन ब्लड आइज में काफी सुरक्षित होना चाहिए। बेशक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अब सेक्ट से और भी अधिक गहराई से जुड़ गया था। इससे जरूरी नहीं था कि वो सेक्ट के बारे में अधिक परवाह करने लगा, लेकिन इसका मतलब था कि स्थिति के मामले में और बाहरी लोगों की नजर में भी वो अब सेक्ट का एक और भी अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 7 दिन बीत गए। ईस्ट नेदर आइल की यनियन अब सेलेस्टियल ब्यूरो में बंद थी।
10 धर्मा शैकल्स से बंधे होने के बावजूद उसने समर्पण के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। असल में वो लगातार हर तरह की आविष्कारशील गालियां निकालती रहती थी, सभी ज़ू किंग को संबोधित। बेशक उसकी आवाज जेल की दीवारों से बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो ऊर्जा से भरी हुई थी। एक सप्ताह बीतने के बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि 7 ब्लड आइज उसे मुक्त नहीं करने वाला था, वो पागल लगने लगी। जब ज़ू किंग ने सुना क्या हो रहा था, उसने उस पर 10 और शैकल्स लगाने के आदेश दिए। लेकिन बढ़ी हुई सप्रेशन शक्ति ने उसे और भी अधिक पागल क्रोध में डाल दिया। हालांकि उसकी ऊर्जा अंततः कम हो गई और उसकी गालियां कम हो गईं। ज़ू किंग व्यक्तिगत रूप से उसे देखने नहीं गया। उसने बस उसके बारे में रिपोर्टों को देखा, फिर दूसरे मामलों पर चला गया। वो उसे मुक्त करने की जल्दी में नहीं था। पूरे मामले के बारे में सेक्ट का रवैया दिलचस्प था। घटना के दिन के निर्देशों के अलावा उसके बारे में एक भी अनुरोध नहीं किया गया था। अभी के लिए वे वास्तव में उसे इस मामले पर पूर्ण अधिकार दे रहे थे। ज़ू किंग के लिए ऐसा कुछ अनुभव करना पहली बार था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं एशेलोन में हूं? उसने कहा। वो अपनी जगह जानता था और उसे मारने जैसी कोई मूर्खता नहीं करेगा। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो मुक्त नहीं हो जाती, और वो इसे बिना किसी को पता चले कर सकता था। इसलिए उसकी योजना थी सेक्ट के आगे क्या करना है, इसकी सूचना देने तक इंतजार करना। कोई रास्ता नहीं था कि मामला खत्म हो गया था। आखिर 7 ब्लड आइज सही था और अपनी शान में कोई कमी नहीं आने देगा। ये विशेष रूप से युद्ध के समय में सच था। ज़ू किंग को उस आकलन पर भरोसा था, उसे बस यथास्थिति बनाए रखना था, ये बताने के लिए कि वो सेक्ट से सहमत था। बीते सप्ताह के दौरान ज़ू किंग को 2 बार एनवॉय डिसाइपल कर्तव्यों का पालन करना पड़ा, अन्य प्रजातियों के प्रतिनिधिमंडलों का सेक्ट में स्वागत करके। वो और अधिक प्रसिद्ध होता जा रहा था, हालांकि जरूरी नहीं कि एनवॉय डिसाइपल के रूप में उसकी स्थिति के कारण। कुछ अवसरों पर आगंतुक नॉन ह्यूमन महिलाएं विशेष रूप से कैप्टन से ज़ू किंग को साथ लाने के लिए कहती थीं ताकि वे उसे देख सकें, और हर बार वे इस बात पर स्तब्ध रह जाती थीं कि वो कितना लुभावना था। प्रजातियां शारीरिक रूप में भिन्न थीं, लेकिन हर कोई जानता था कि मनुष्य कभी रिवियर्ड एंशिएंट के संप्रभु हुआ करते थे। हालांकि तब से मानव प्रजाति का पतन हो गया था, मनुष्यों ने नॉन ह्यूमंस के सौंदर्यशास्त्र और प्राथमिकताओं पर जो स्थायी छाप छोड़ी थी वो अभी भी बनी हुई थी। उसी की वजह से ज़ू किंग की बैग ऑफ होल्डिंग उपहारों से भरी हुई थी। डिंग ज़ू और गू मुकिंग इससे बहुत अवगत थी और हर चीज पर करीब से नजर रख रही थी। एनवॉय डिसाइपल की व्यवस्था ने मूल रूप से ज़ू किंग को परेशान किया था, लेकिन अब वो इसके प्रति गर्म हो रहा था, ये देखते हुए कि सभी उपहार कितने मूल्यवान थे। हालांकि अच्छी चीजें कभी नहीं टिकती। ज़ॉम्बी एंसेस्टर की नोज का पागलपन अंततः एक चरम पर पहुंच गया और फिर ये कम होने लगा और नॉन ह्यूमन आगंतुक जाने लगे। अंततः केवल कुछ यादृच्छिक सहयोगी सीस्टार्स सहित व्यापार करने के लिए रह गए। युवा सीस्टा प्रिंसेस ज़ू किंग में विशेष रुचि रखती थी और कई अवसरों पर उससे मिलने आई। हालांकि उसने केवल पहली मुलाकात में ही उसे उपहार दिया। बाद के अवसरों पर वो उपहार नहीं लाई, और जब वो आए उसने मासूमियत से उसके बारे में हर तरह के यादृच्छिक प्रश्न पूछे। ये सच में लग रहा था वो उसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहती थी। ज़ू किंग ने अंततः उसे देखने से मना कर दिया। इस समय के आसपास ज़ू किंग और कैप्टन दोनों को उनके इनाम के हिस्से के रूप में नए असाइनमेंट्स मिले। जहां तक ज़ू किंग की बात थी, उसे पदोन्नति मिली। वो अब वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं रहा, इसके बजाय वो फुल डायरेक्टर था। अब वो पूरे 7th पीक वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का प्रभारी था। जहां तक कैप्टन की बात थी, पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उसे वायलेंट क्राइम्स मिनिस्ट्री का डेप्यूटी मिनिस्टर नियुक्त किया जाना चाहिए था। 7 ब्लड आइज में एक डिवीजन और एक मिनिस्ट्री के बीच बहुत अंतर था। सभी 7 पीक्स का एक वायलेंट क्राइम्स डिवीजन था, लेकिन उनके ऊपर वायलेंट क्राइम्स मिनिस्ट्री था जो सभी 7 डिविजन्स की देखरेख करता था। हालांकि किसी कारण से कैप्टन ने वो पदोन्नति नहीं ली। इसके बजाय उसने 7th पीक के इंटेलिजेंस डिवीजन में स्थानांतरण कर लिया, जहां वो डायरेक्टर के रूप में सेवा करेगा। इंटेलिजेंस डिवीजन के डायरेक्टर के रूप में अपने पहले दिन कैप्टन ने जैंग सन को ज़ू किंग के पास शराब पीने के लिए बुलाया।
वे उसके धर्मास्किफ के पास किनारे पर इकट्ठा हुए। केवल एक बेवकूफ ही मिनिस्ट्रीज में से किसी एक में काम करना चुनेगा, कैप्टन ने कहा। इंटेलिजेंस डिवीजन बहुत अच्छा होगा। मैं लंबे समय से वहां काम करने का सपना देख रहा हूं। मैं मूल रूप से सर्वज्ञ हो जाऊंगा। मैं सेक्ट के बाहर स्पाइस को मिशन सौंपूंगा, सेक्ट के भीतर गद्दारों के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस चलाऊंगा, नॉन ह्यूमंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा, वगैरह। मैं उन सभी चीजों में एक एक्सपर्ट हूं। ये वास्तव में कुछ अच्छे अवसरों को जन्म देगा। जैंग सन ये देखकर खुश था कि जू किंग और कैप्टन को पदोन्नति मिली थी, लेकिन साथ ही थोड़ा नाराज भी था। अगली बार जब तुम दोनों कुछ पागलपन करो, उसने आकस्मिक लगने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मत भूलना। क्या मैं सही हूं, कैप्टन? कम से कम अगर तुम फिर से अपना आधा शरीर खो देते हो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाने के लिए वहां रहूंगा। एक सेब का टुकड़ा काटते हुए कैप्टन ने जैंग सन के कंधे पर थप्पड़ मारा। ईर्ष्या मत करो, लिल थर्ड बिग ब्रो अब भी तुमसे प्यार करता है। कैप्टन ने फिर जू किंग की तरफ देखा, जो खोया हुआ लग रहा था। अचानक उत्सुक होकर उसने पूछा, क्या हुआ, लिल सेकंड? जू किंग ने कैप्टन की तरफ देखा, फिर जैंग सन की तरफ देखा। खैर अर्नियो, मैं सोच रहा हूं अपने पॉइजन्स को कैसे सुधारूं। मैं चाहता हूं वे गोल्ड को कल्टिवेटर्स के लिए भी खतरनाक हों। जू किंग कुछ समय से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था और अपने ब्लैक बीटल्स पर अधिक काम करना शुरू करने के लिए इच्छुक था। यनियन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उसने अपना लगभग पूरा स्टॉकपाइल इस्तेमाल कर लिया था। सौभाग्य से वो कुछ बचाने में कामयाब रहा था। दुर्भाग्य से वे बहुत कमजोर लग रहे थे। उसे लग रहा था उसने छोटे बीटल्स की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया था। आखिर वे एक गोल्ड को एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए थे, तो जब वो उन्हें फिर से बनाता था तो उनके लिए इतने अप्रभावी होने का कोई मतलब नहीं था। आखिर वे 3 फ्लेम कल्टिवेटर को कुचलने में भी सक्षम नहीं लग रहे थे। जू किंग के शब्दों को सुनकर जैंग सन ने गहरी सांस ली। उसके लिए जू किंग स्पष्ट रूप से पहले से बहुत अलग था। वो पहले से ही गोल्ड को एक्सपर्ट से लड़ने के बारे में सोचना शुरू कर रहा था। फिर जैंग सन ने जू किंग के पॉइजन्स के बारे में सोचा और उसने सहज रूप से जू किंग से थोड़ा और दूर हट गया। जहां तक कैप्टन की बात थी, उसकी आंखें फैल गईं। जहां तक उसका सवाल था, जू किंग का बयान शानदार था। वे उस प्रकार के शब्द थे जो कोई ऐसा व्यक्ति बोलता था जो बिना हंगामा किए बाहर खड़ा होना चाहता था, और कैप्टन ने उन्हें तुरंत याद कर लिया। उसी समय उसने अपना गला साफ किया, फिर सुरक्षित रहने के लिए कुछ औषधि गोलियां खा ली। बस अपना समय लेकर अपना शोध करो, कैप्टन ने कहा। अब चलो काम पर आते हैं। मैं इंटेलिजेंस डिवीजन का नया डायरेक्टर हूं और तुम जू किंग वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के डायरेक्टर हो। अतीत में वे 2 डिविजन्स एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, लेकिन अब हम एक बड़ा परिवार हैं। मैं एक योजना पर काम कर रहा हूं और ये तथ्य कि हम दोनों डिविजन्स चलाते हैं उसी में खेलता है। हमें वास्तव में कुछ बड़ा करने की जरूरत है और युद्ध समाप्त होने से पहले करने की। हमें अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी स्थितियों का उपयोग करने की जरूरत है, 7th पीक पर हावी होने के लिए। हमें सभी को ये सोचना बंद करवाने की जरूरत है कि उन्हें हर चीज के लिए पीक लॉर्ड्स की जरूरत है। उस तरह एक बार जब बूढ़ा और बाकी लोग युद्ध से वापस आ जाएंगे तो वे हमारे बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम जल्दी से नहीं। हम दोनों को असली कल्टिवेटर्स बनने की जरूरत है और बड़ी चीजें हासिल करने की। जू किंग ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। कैप्टन, मैं सेक्लूजन में जाकर पॉइजन्स पर शोध करने की योजना बना रहा था। पॉइजन्स पर शोध करने में पैसे लगते हैं, है न? कैप्टन ने कहा। मेरे पास बहुत पैसा है, जू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। कैप्टन स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं था। एक सेब निकालते हुए उसने जारी रखा। क्या तुम्हें प्रयोग करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है? तुम हमेशा टेस्ट सब्जेक्ट्स की तलाश में रहते हो, है न? मेरे पास बहुत है, जू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। कैप्टन ये देखकर थोड़ा निराश होने लगा था कि जू किंग को बहकाना कितना मुश्किल था। जू किंग निश्चित रूप से शुरुआती दिनों जैसा नहीं था जब कैप्टन उसे आसानी से मूर्ख बना सकता था।
कैप्टन का दिमाग तेजी से घूम रहा था, जैसे वो जू किंग को अपनी योजना में खींचने के लिए एक बेहतर विचार सोचने की कोशिश कर रहा था। तभी जू किंग की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे अभी अभी अपने ब्लैक बीटल्स को सुधारने का एक शानदार तरीका सूझा था। अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने कहा, कैप्टन एल्डर ब्रदर जैंग सन, मुझे अब जाना होगा। चलो बाद में फिर मिलते हैं। हाथ जोड़कर झुकते हुए वो जल्दी से अपने धर्मास्किफ पर चढ़ गया। एक बार कैबिन के अंदर उसने डिफेंसेस सक्रिय कर दी, क्रॉस लेग बैठ गया और बड़ी मात्रा में औषधीय पौधे निकाले, साथ ही अपने ब्लैक बीटल्स की बोतल। फिर उसने उस विचार के अनुसार काम करना शुरू कर दिया जो उसे अभी अभी सूझा था। इस बीच जैंग सन और कैप्टन ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैप्टन, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए, जैंग सन ने कहा। मुझे यकीन नहीं है कि ये सुरक्षित है। तुम किस चीज से डर रहे हो? मैं नहीं। जू किंग के धर्मास्किफ के अंदर से एक दबी हुई धमाके की आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। फिर जहर गैस का एक बादल कैबिन से बाहर निकल गया। सौभाग्य से धर्मास्किफ की डिफेंसेस ने इसे बाहर निकलने से रोक दिया। कैप्टन कुछ सांसों के समय तक चुपचाप वहां बैठा रहा। फिर वो खड़ा हुआ, जोर से हंसते हुए। चलो जैंग सन, चलते हैं। मैं बहुत दिनों से ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन नहीं गया हूं। चलो यहां के बजाय वहां शराब पीना जारी रखते हैं। जैंग सन खड़ा हो गया और वे दोनों जल्दी से चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद कैबिन से और धमाके गूंजे। ब्लैक बीटल्स ही एकमात्र चीज थी जो जू किंग के पास थी, जो गोल्ड को कल्टिवेटर्स के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। उसने उम्मीद की थी कि वे एक ट्रम्प कार्ड होंगे, लेकिन यंगन के साथ उसकी लड़ाई में वे निराशाजनक साबित हुए थे। उसने पूरी रात काम किया, हर तरह के औषधीय पौधों और जहर तत्वों का उपयोग करके बीटल्स की क्षमता को उत्प्रेरित करने की कोशिश में। वास्तव में कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि गोल्ड को ऑक्टोपस के मांस ने ब्लैक बीटल्स को थोड़ा मजबूत बना दिया था। अगर उन्हें सुधारने का एकमात्र तरीका उन्हें गोल्ड को मांस और खून खिलाना है, तो वे बेकार हैं। वे गोल्ड को एक्सपर्ट्स को चोट नहीं पहुंचा सकते और केवल खा सकते हैं, हमला नहीं कर सकते। बेकार। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसका उपयोग मैं एक गोल्ड को दुश्मन को धमकाने के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में कर सकूं। हालांकि मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सही दिशा का पता नहीं लगाया है। इतना कहकर उसने वह पुरानी औषधि कोडेक्स निकाली जो ग्रैंडमास्टर बाय ने उसे बहुत पहले दी थी। उसने हमेशा उस पुस्तक को संजोकर रखा था और कई अवसरों पर उसका अध्ययन किया था। असल में पन्ने इतने अधिक इस्तेमाल किए गए थे कि कई टूटने लगे थे, जिससे उसे उन्हें पलटते समय बहुत सावधान रहना पड़ता था। वो पुस्तक ग्रैंडमास्टर बाय की ओर से एक उपहार थी और यह एक भौतिक अनुस्मारक था कि वो अपने शिक्षक के कितना आभारी था। ग्रैंडमास्टर बाय उसका पहला सच्चा मास्टर था। उसने जू किंग को पौधों और वनस्पति के डाव से परिचित कराया था, जिसके कारण उसने जहर के डाव की खोज की, जो दोनों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ग्रैंडमास्टर बाय के बिना जू किंग पौधों और वनस्पति के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता और उसके पास अपने जहर नहीं होते, जो उसके सबसे बड़े एसेट्स में से एक थे। मुझे आश्चर्य है ग्रैंडमास्टर बाय आजकल कैसे कर रहे हैं, उसने बुदबुदाया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के बाद जू किंग ने ग्रैंडमास्टर बाय के बारे में पूछताछ की थी। हालांकि ग्रैंडमास्टर हमेशा यात्रा कर रहा था और केवल वायलेट लैंड्स में थोड़े समय के लिए रुकता था। अपनी यादों से खुद को बाहर निकालते हुए जू किंग ने औषधि कोडेक्स को पलटना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा खोजने की उम्मीद में जो उसे कुछ प्रेरणा दे। ग्रैंडमास्टर बाय ने एक बार उल्लेख किया था कि हालांकि एल्केमी का डाव और बग्स का डाव अलग लगते हैं, वे एक ही नींव पर बने हैं और वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। अंततः एक विशेष औषधीय पौधे के विवरण ने उसका ध्यान आकर्षित किया। डिस्कथॉर्न लिली, उसने विचारशीलता से बुदबुदाया। ये एक औषधीय पौधा था जिसे दुष्ट जानवर पसंद करते थे, लेकिन आमतौर पर कल्टिवेटर्स के लिए बेकार था। जब बुद्धिहीन जानवर इसका सेवन करते थे तो वे बुद्धि की एक माप प्राप्त करते थे। वे शापे शिफ्टिंग गोलियों में भी एक महत्वपूर्ण घटक थे। ये काम कर सकता है। जू किंग ने अपना धर्मास्किफ छोड़ा और हार्बर 176 के औषधीय शॉप्स में से एक में गया। बेशक जब वो अंदर गया तो उसने काफी ध्यान आकर्षित किया।
दुकानदार ने श्रद्धा से पूछा वो कैसे मदद कर सकता है और फिर तुरंत उन वस्तुओं को तैयार किया जो ज़ूकिंग ने मांगी थी। कुछ ही देर में ज़ूकिंग एक बैग ऑफ होल्डिंग के साथ चला गया, थोड़ा अफसोसित लग रहा था। ये चीजें महंगी हैं। उसके पास केवल डेस्कथॉन लिली ही नहीं थी, उसके पास जानवरों को पालने के लिए आवश्यक हर तरह के औषधीय पौधे भी थे, साथ ही जहरीले पौधों का एक पूरा समूह भी। कुछ सस्ते थे, दूसरे महंगे थे। ज़ूकिंग पैसे के बारे में चिंता करने वाला नहीं था। उसे वास्तव में कुछ ऐसा चाहिए था जो गोल्ड को कल्टीवेटर के लिए खतरा पैदा कर सके। अपने धर्मास्किफ पर वापस उसने और अधिक शोध और प्रयोग शुरू कर दिया। 7 और दिन बीत गए। उस समय के दौरान 7 ब्लड आइज के सभी डिवीजन सतर्क थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चैन अर्न्यू इंटेलिजेंस डिवीजन के नए डायरेक्टर ने सेक्ट में गद्दारों को जड़ से खत्म करने को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। पेट्रोल डिवीजन ने शारीरिक शक्ति प्रदान की थी और अन्य सभी डिविजन्स को अपने सभी सदस्यों का पूरा ऑडिट करने की आवश्यकता थी, यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर वालों का भी। अचानक कैप्टन एक जंगली कुत्ते की तरह लग रहा था। हालांकि उसकी स्थिति इतनी उच्च थी कि अन्य सभी डिसाइपल्स को जांच के सामने सिर झुकाने और समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीते 7 दिनों के दौरान ज़ूकिंग ने प्रयोग करने के लिए और भी अधिक औषधीय पौधे खरीदे। अंततः उसने 7 प्रकार के पौधों की पहचान की जो ब्लैक बीटल्स में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि ये भी पर्याप्त नहीं था। ज़ूकिंग ने अंततः महसूस किया कि अगर वो इन ब्लैक बीटल्स को पालना चाहता था और उन्हें मजबूत भी बनाना चाहता था तो उसे उन्हें मांस खिलाने की जरूरत थी। सौभाग्य से जब तक मैं भोजन में सही औषधीय पौधे जोड़ता हूं, मुझे उन्हें गोल्ड को मांस देने की जरूरत नहीं है। ज़ूकिंग की आंखें चमक उठी जैसे वो शाम के समय बाहर निकला और सेलेस्टियल ब्यूरो के सेल ब्लॉक की तरफ चल दिया। जब कैप्टन ने पूछा था कि क्या उसके पास प्रयोग करने के लिए पर्याप्त लोग थे, ज़ूकिंग ने कहा था कि उसके पास बहुत हैं। और उस समय वो उन सभी कैदियों के बारे में सोच रहा था। उस जेल में बंद लोग सबसे राक्षसी अपराधों के दोषी थे। उदाहरण के लिए नाइट डब अपराधी वहां कैद थे। कैदियों में कई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स शामिल थे और वे मनुष्यों और नॉन ह्यूमंस दोनों से बने थे। क्या अफसोस है, वायलेंट क्राइम्स में कोई गोल्ड को कैदी बंद नहीं है। अगर मुझे अवसर मिला तो मुझे कुछ गिरफ्तार करने होंगे। इतना साहसिक कुछ करने के बारे में सोचते ही उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अपने विचारों में डूबा हुआ ज़ूकिंग हार्बर 176 के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन मुख्यालय की तरफ चल दिया। समय बहुत देर हो रही थी और इंटेलिजेंस डिवीजन से संबंधित सभी गतिविधियों की वजह से लोग सतर्क थे। बदले में इससे वेश्यालयों और जुआ घरों में व्यापार कम हो गया था क्योंकि बहुत से लोग पार्टी करने के मूड में नहीं थे। 7 ब्लड आइज में नियमों के काम करने के तरीके की वजह से गद्दार अपेक्षाकृताम थे। ची कंडेंसेशन डिसाइपल्स एक जार में जहरीले कीड़ों की तरह थे और इस तरह उनमें अपनेपन की कोई भावना नहीं थी। सच कहूं तो सेक्ट को अपनेपन की भावना प्रदान करने की परवाह नहीं थी क्योंकि सब कुछ प्रॉफिट के इर्द गिर्द घूमता था। इस तथ्य को जोड़े कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स अकेले भेड़ियों की तरह थे, प्रॉफिट से भी प्रेरित, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हमेशा ऐसे लोग तैयार रहते थे जो सही कीमत पर जानकारी बेचने को तैयार थे। ज़ूकिंग शहर से गुजरते समय ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। न ही वो इस तथ्य के बारे में चिंतित था कि म्यूट उसका पीछा कर रहा था। अंततः वो वायलेंट क्राइम्स डिवीजन पहुंच गया। मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर थे और जब उन्होंने उसे देखा उनकी आंखें जुनून से चमक उठी और फिर वे साष्टांग प्रणाम करने के लिए नीचे झुक गए। नमस्कार डायरेक्टर। उनके लिए ज़ूकिंग पहले से ही एक किंवदंती की तरह था। उसने वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में एक साधारण कांस्टेबल के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी ही प्रमुखता तक पहुंच गया था। उसने 1 वर्ष में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट प्राप्त किया। अपनी पहली लाइफ फ्लेम जलाने में केवल कुछ महीने लगे और 2 साल से भी कम समय में वो पहले से ही 2 फ्लेम कल्टीवेटर था। और फिर ज़ॉम्बीज के साथ वो शानदार घटना थी। वही था जिसने ईस्ट नेदर आइल की जूनियर प्रिंसेस को कुचल दिया था, जो अब सेलेस्टियल ब्यूरो में बंद थी। उसी की वजह से ज़ूकिंग अब अनगिनत डिसाइपल्स के बीच प्रशंसा की वस्तु था।
चेहरे पर वैसा ही भाव रखते हुए जू किंग ने कांस्टेबल्स की तरफ सिर हिलाया, फिर सीधे भूमिगत सेल ब्लॉक की तरफ चल दिया। सभी कैदियों को एक साथ रखा गया था, जिनमें ची कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले, साथ ही अन्य विशेष प्रकार के कल्टिवेटर्स भी शामिल थे। 100 से अधिक कोठरियां थीं, उनकी धातु की सलाखों में प्रतिबंधात्मक स्पेल फॉर्मेशंस बनी हुई थीं। वातावरण घटिया था। भूमिगत वातावरण ने एक दुर्गंध पैदा कर दी थी, जो मल और मूत्र की गंध के साथ मिलकर उल्टी करने की इच्छा पैदा करती थी। अधिकांश कोठरियां नॉन ह्यूमन अपराधियों से भरी थीं, जिनमें से किसी को भी जू किंग ने व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार नहीं किया था। आखिर जू किंग आमतौर पर लोगों को गिरफ्तार नहीं करता था, वो उनके सिर ले लेता था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ने अपने दांत दिखाए, कुछ ने चापलूसी से मुस्कुराए, कुछ ने उस पर थूका और कुछ ने उस पर अश्लील तरीके से सीटी बजाए। वे उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। दिन के उजाले से दूर यहां बंद होकर वे मौत से नहीं डरते थे। चिल्लाहट के भीतर जू किंग ने दूर से काली कपड़ों वाली यनियन की आवाज सुनी। जू किंग, तुम एक भयानक मौत मरोगे। एक बार जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हारा दिल तुम्हारी छाती से बाहर निकालूंगी और तुम्हारे सामने ही खाऊंगी। जू किंग का चेहरा भावशून्य रहा। उसने नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय म्यूट की तरफ मुड़ा। तुम जो भी सुनो, अंदर आकर मुझे परेशान मत करना। म्यूट ने सिर हिलाया और ड्यूटी पर मौजूद अन्य कांस्टेबल्स अचानक बहुत उदास दिखने लगे। बिना एक शब्द कहे जू किंग ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ, हालात और भी उग्र हो गए। तो ये एक मानव लड़की लड़का है। हा हा हा, मुझे उस तरह की चीज पसंद है, मैं बस देखकर ही उत्तेजित हो रहा हूं। इधर आओ छोटे मानव, मैं एक मालिश के मूड में हूं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, बकवास। अगर तुम में हिम्मत है तो बस मुझे मार डालो। उनकी मत सुनो सीनियर, मेरी मदद करो सर, मुझे एक बड़ा रहस्य पता है। इस बीच यनियन ने अपनी कोठरी की सलाखों को पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि स्पेल फॉर्मेशन ने उन्हें फुफकारने और धुआं करने का कारण बना दिया था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। उसने जू किंग की तरफ देखा और जोर से कर्कश हंसी। जू किंग, मैं पहले ही तुम्हें 273,856 बार श्राप दे चुकी हूं। जू किंग ने चारों तरफ की कोठरियों को देखा, जब तक उसकी नजर एक बकरी के सिर वाले कल्टिवेटर पर नहीं रुकी, जो सुझावपूर्ण ढंग से अपने कूल्हों को घुमा रहा था। बकरी के सिर वाला कल्टिवेटर नाइट डव का सदस्य था। स्पष्ट रूप से नॉन ह्यूमन, उसका फर काला था और वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल में लग रहा था। उसकी कल्टिवेशन बेस सील कर दी गई थी, लेकिन उसके पास जोरदार जीवन शक्ति थी। जब उसने देखा कि जू किंग उसकी तरफ देख रहा है, उसने अपने होंठ चाटे। अरे हाँ, चलो मुझे चुनो। मैंने कई वर्षों में काफी मानव खाए हैं। तुम कितने सुंदर हो ये देखते हुए मैं उत्सुक हूं, तुम्हारा स्वाद कैसा है? हा। जू किंग ने सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। तुरंत जेल की स्पेल फॉर्मेशन सक्रिय हो गई। उसकी कोठरी का दरवाजा खोल दिया, बकरी के सिर वाले कल्टिवेटर के चारों ओर लपेट दिया और उसे बाहर घसीट लिया। जैसे नॉन ह्यूमन हवा में मंडरा रहा था, वो जोर से हंसा। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। फिर जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, जू किंग ने फिर से अपना हाथ हिलाया, कुछ जहर पाउडर भेजा, जो बकरी के सिर वाले कल्टिवेटर को ढक गया और फिर उसके शरीर में रिस गया। जहर? क्या तुम मजाक कर रहे हो मूर्ख? मैं नहीं। अचानक वो फड़का और फिर से फड़का। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जू किंग ने कुछ समय तक उसका अध्ययन किया, देखता रहा जैसे बकरी के सिर वाला कल्टिवेटर और भी अधिक फड़क रहा था। फिर उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून रिसने लगा। अंत में जू किंग ने ब्लैक बीटल्स की एक बोतल निकाली और उनमें से कुछ को मुक्त कर दिया। बीटल्स बकरी के सिर वाले कल्टिवेटर की तरफ दौड़े और उसकी त्वचा के अंदर घुस गए। दर्द ने कल्टिवेटर की आंखें लाल कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव नहीं बदला। हालांकि उसकी आंखों के अंदर गहरे में डर की थोड़ी सी चमक थी। फिर एक पल बाद वो सूखने लगा। ब्लैक बीटल्स उससे बाहर निकले, जिन्हें जू किंग ने पकड़ा और करीब से अध्ययन किया।
अंत में बकरी के सिर वाला कल्टीवेटर जमीन पर गिर गया कांपता हुआ, और फिर भी उसके चेहरे पर पागलपन बना रहा। बस इतना ही। बकरी के सिर वाले कल्टीवेटर को नजरअंदाज करते हुए जू किंग ने बीटल्स का अध्ययन करना जारी रखा। जैसा कि पता चला, उनकी ऑरा थोड़ी मजबूत लग रही थी, हालांकि केवल थोड़ी मात्रा में। इससे वो थोड़ा हैरान रह गया। अपने पिछले शोध के आधार पर वो निश्चित था कि उन 7 औषधीय पौधों को उनके भोजन में जोड़कर इसका परिणाम ये होगा कि ब्लैक बीटल्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये परिणाम निश्चित रूप से उसकी उम्मीदों से मेल नहीं खा रहा था। मुझे ये पता लगाने की जरूरत है क्या गलत हो रहा है। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे बकरी के सिर वाला कल्टीवेटर उसके पास उड़ गया। कल्टीवेटर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने ही वाला था कि जू किंग ने एक खंजर निकाला, उसे कल्टीवेटर के पेट पर चलाया, फिर घाव को करीब से देखा। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जो फिर आतंक और पीड़ा की कराह में बदल गई। आसपास की जेल की कोठरियां शांत हो गईं, जैसे कैदी डर से जू किंग को बकरी के सिर वाले कल्टीवेटर पर प्रयोग करते हुए देख रहे थे। कुछ समय बाद जब जू किंग ने बकरी के सिर वाले कल्टीवेटर का पूरा विच्छेदन कर लिया, वो कुछ देर चुपचाप वहां बैठा सोचता रहा। फिर उसने एक और कैदी को उसकी कोठरी से बाहर निकाला, जो उनमें से एक था जिसने पहले उस पर थूका था। ये एक मरमैन था। उसकी आंखें आतंक से चमक रही थीं और वो हाँफ रहा था। इससे पहले कि वो एक शब्द भी कहता, जू किंग ने उस पर औषधीय पाउडर का एक और बैच बिखेरा, फिर एक और परीक्षण के लिए ब्लैक बीटल्स को मुक्त किया। और चीखें फूट पड़ी, जैसे पहले जैसा एक दृश्य खेला गया। फिर जू किंग अपने खंजर के साथ काम पर लग गया। समय बीतता गया। कोठरियों में कैदियों ने अब जू किंग पर चिल्लाना और चीखना बंद कर दिया था। वे बस इंतजार करते रहे। उनकी आंखों में आतंक था। वे शायद मौत से नहीं डरते थे, लेकिन एक प्रयोग में चीर दिए जाने का विचार उनमें से किसी ने भी संभव होने पर विचार नहीं किया था। और ये देखते हुए कि वे सब इससे बार बार होते देख रहे थे, ये केवल कल्पना करना संभव था कि ये उन्हें मानसिक रूप से कैसे प्रभावित कर रहा था। जैसे जू किंग ने व्यवस्थित रूप से नए कैदियों को पकड़ा, उन पर प्रयोग किया, फिर उन्हें चीर दिया, जमीन खून से लथपथ हो गई। अंततः बचे हुए कैदी दबाव को संभाल नहीं सके और अपनी कोठरियों के कोनों में दुबक गए, जू किंग को अतुलनीय आतंक और हैरानी के साथ देखते हुए। जहां तक यनियन की बात थी, जब तक जू किंग ने 34वें कैदी पर काम समाप्त किया, वो उसे श्राप नहीं दे रही थी। इसके बजाय वो आतंक से कांप रही थी। रात बीत गई। सुबह होने पर जू किंग चला गया। उसने बहुत कुछ सीखा था और अब उसके पास बहुत सारे विचार थे। उसके जाने के बाद जब वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कांस्टेबल्स सेल ब्लॉक में वापस गए, उनके चेहरे से खून निकल गया। ये एक खूनी हत्याकांड के दृश्य जैसा लग रहा था। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद उन्होंने सफाई न करने का फैसला किया। आखिर ये नॉन-ह्यूमन कैदी उनकी दया के पात्र नहीं थे। उनमें से हर एक ने अनगिनत निर्दोष लोगों को मार डाला था। बलात्कार और लूटपाट उनका रोजगार था और वे मनुष्यों के प्रति विशेष रूप से क्रूर थे। उनमें से कुछ ने मनुष्यों को सिर्फ भोजन के लिए बंदी बना रखा था। असल में वे पहले से ही मौत के शिकार थे। जब भी सेक्ट को कुछ कैनन फॉडर की आवश्यकता होती थी, इस तरह के कैदी सबसे पहले बैटलफील्ड पर जाते थे। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन छोड़ने के बाद जू किंग औषधि की दुकान पर गया और कुछ और औषधीय और जहरीले पौधे प्राप्त किए। फिर वो और अधिक शोध करने के लिए अपने धर्मास्किफ पर वापस चला गया। अगली रात वो जेल में वापस था। इस बार जब वो सेल ब्लॉक में आया तो कोई उपद्रवी व्यवहार नहीं था। सभी कैदी उस असुर जैसे जू किंग को देखकर आतंक से कांप रहे थे। जू किंग कोठरियों के पास से गुजरा जब तक वो यनियन की कोठरी के बगल वाली कोठरी पर नहीं रुका। अंदर एक 3 आंखों वाला नॉन-ह्यूमन कल्टीवेटर था, जिसकी गर्दन पर एक बड़ा निशान था। जू किंग के आश्चर्य के लिए ये कल्टीवेटर परिचित लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो नाइट डब से था, लेकिन जू किंग ठीक से पहचान नहीं पाया क्यों वो परिचित क्यों लग रहा था। उस आदमी को चीखते हुए उसके पिंजरे से बाहर घसीटते हुए जू किंग ने उस पर औषधीय पाउडर बिखेरा, फिर ब्लैक बीटल्स को मुक्त कर दिया। रात पिछली रात की तरह ही बीती। अंततः 3 दिन बीत गए। सेलेस्टियल ब्यूरो के कांस्टेबल्स ने ये बात फैलाना शुरू कर दिया था कि जू किंग कितना भयानक था।
सभी कैदी मर चुके थे, काली कपड़ों वाली यूनियन के अपवाद के साथ, जो अब जू किंग को पहले से भी अधिक आतंक के साथ देखती थी। टेरेस्ट्रियल ब्यूरो को अपने कैदियों को यहां भेजने का आदेश दो, जू किंग ने आदेश दिया और प्रक्रिया जारी रही। सभी बंद नॉन ह्यूमन जो कभी इतने पागल और अहंकारी थे, अब निराशा में कांप रहे थे। इस बीच जू किंग अपने ब्लैक बीटल्स के साथ प्रगति कर रहा था। उसने अंततः ज़ॉम्बी पॉइजन जोड़ा, जिसने न केवल बीटल्स को तेजी से प्रजनन करने में मदद की, बल्कि उन्हें और अधिक खतरनाक भी बना दिया। अब बीटल्स किसी भी कैदी को मांस और खून चूसकर हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा सकते थे, लगभग तुरंत। लेकिन जू किंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। अगर वे बाहर से अंदर की तरफ खाते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। मुझे उनके एक सच्चे जहर की तरह होने की जरूरत है। उन्हें गुप्त रूप से प्रभाव लेने की जरूरत है। कुछ सोचने के बाद उसने अर्थ ब्यूरो को अपने कैदियों को उसके पास भेजने के लिए कहा। यह सब यूनियन को मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहराई से प्रभावित कर रहा था। जू किंग से मिलने से पहले वो नहीं जानती थी डर क्या होता है, लेकिन उसके प्रयोगों को देखने के दिनों के बाद और अपने विषयों को चीरते समय उसकी ठंडी, गणना करने वाली अभिव्यक्ति को देखकर उसे अंततः समझ में आ गया। जब अर्थ ब्यूरो के कैदियों को लाया गया, उसने जू किंग को अपना हाथ हिलाते हुए देखा और काले पाउडर का एक बादल भेजते हुए। उस समय वो कांप उठी और उसकी आंखों में आतंक के भीतर कुछ और दिखाई दिया, कुछ बहुत ही असामान्य। जू किंग के प्रोफाइल को देखते हुए उसने अचानक अपनी उंगली तब तक काटी जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गई, फिर उसे उसकी तरफ बढ़ाया जैसे उसे खाने के लिए कुछ भेंट कर रही हो। जब उसने महसूस किया कि जू किंग उसे नजरअंदाज कर रहा था, उसने अपने कांपते हाथ को वापस खींच लिया और अपनी उंगली से खून चूस लिया। एक पल बाद उसने कांपती आवाज में कहा, बिग ब्रो जू किंग, क्या मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? जू किंग ने यूनियन को नजरअंदाज कर दिया। ब्लैक बीटल्स पर उसका शोध अभी भी वे परिणाम नहीं दे पाया था जिसकी वो तलाश कर रहा था। जिस तरह से वे टारगेट को बाहर से अंदर की तरफ खाते थे, वो निश्चित रूप से वह नहीं था जो वो चाहता था। मुझे लगता है मुझे शोध की दो संभावित दिशाओं के बीच चुनाव करने की जरूरत है। एक है बड़े बीटल्स और दूसरा है छोटे। कुछ सोचने के बाद उसने बाद वाला चुना। वो चुपके से मारने की कुंजी होगी। अपने तरीकों में कुछ समायोजन करने के बाद उसने अपना काम जारी रखा। उसे इस निर्णय के बारे में अच्छा लगा। ये ऐसा था जैसे वो एक विद्वान शोध कर रहा था, प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए लगातार अपने तरीकों को समायोजित कर रहा था। ज़ॉम्बी पॉइजन के अलावा उसने दूसरे प्रकार के जहर भी जोड़े जो उसने पिछले 2 वर्षों में बनाए थे। हालांकि वे जहर स्वभाव में साधारण लगते थे, जब बीटल्स उन्हें खाते थे तो उन्हें जहर का विरोध करने की एक शक्तिशाली क्षमता मिल जाती थी। अगर ये काम कर गया तो मैंने एक सच में अनोखा नया प्रकार का जहर बनाया होगा। एक जीवित जहर। अपने द्वारा पहले से ही आविष्कार किए गए अन्य सभी जहरों की तुलना में ये निश्चित रूप से शीर्ष पर था। बेशक जैसे जैसे समय बीतता गया, जू किंग पागलों की तरह स्पिरिट स्टोन से गुजर रहा था और इससे वो खुश नहीं था। उसने अपने प्रयासों में कई औषधीय पौधे खरीदे थे, जिनमें कुछ बहुत महंगे भी शामिल थे। अंत में उसने जहरीले पौधों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उसने छोटे ब्लैक बीटल्स को खिलाया। उसी समय उसके निरंतर प्रयोग ने उसे कुछ पौधों की पहचान करने की अनुमति दी, जिससे ब्लैक बीटल्स छोटे हो गए। दुर्भाग्य से उसके तरीके सही नहीं थे, क्योंकि उसे लगातार खुराक को समायोजित करना पड़ता था। उसे लगातार प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट्स की भी आवश्यकता होती थी। अर्थ ब्यूरो के कैदी सभी मर चुके थे और जू किंग को लग रहा था हेवन ब्यूरो के कैदी उसे बहुत लंबे समय तक नहीं चलाएंगे। ये निराशाजनक था क्योंकि वो प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रहा था। मुझे आश्चर्य है, क्या मुझे समुद्र में जाना चाहिए? कुछ सोचने के बाद उसने उस विचार को छोड़ दिया और इसके बजाय वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के लिए कुछ मिशन पोस्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी मेडालियन निकाली। कुछ ही देर बाद 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के कांस्टेबल्स पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में पागल हो गए, लोगों को इधर उधर से गिरफ्तार करते हुए। जो भी अपराधी अभी भी पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में थे, वे अपने दिमाग से डर गए थे। लगभग एक रात में अनगिनत अपराधी पकड़े गए, जिसके परिणामस्वरूप पोर्ट डिस्ट्रिक्ट अचानक बहुत सुरक्षित जगह बन गया।
ये देखकर कि जू किंग कितना अच्छा कर रहा था, कैप्टन पीछे न रहना चाहते हुए ने इंटेलिजेंस डिवीजन को गद्दारों को जड़ से खत्म करने के लिए अति सक्रियता में भेज दिया। जब उन छोटी मछलियों की बात आई जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, कैप्टन ने उन्हें सिर्फ सजा दी और चेतावनी दी। वो बड़ी मछलियों में अधिक रुचि रखता था, लेकिन परिणामस्वरूप पोर्ट डिस्ट्रिक्ट वास्तव में एक व्यवस्थित जगह बन रहा था। लगभग एक रात में जू किंग और कैप्टन पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। हालांकि कैप्टन एक पागल कुत्ते की तरह प्रसिद्ध था, जबकि जू किंग एक दैत्य था। उसके बारे में खबर फैल गई थी कि वो अपराधियों का उपयोग प्रयोग के लिए कर रहा था, और इस तरह जू किंग कैप्टन से कहीं अधिक डरा हुआ था। इसके बावजूद जू किंग अभी भी अपने प्रयोगों से नहीं निपटा था, और इसलिए उसने अपनी नजरें सेक्ट के दूसरे पीक्स के वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स पर लगा दी। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। केवल फर्स्ट पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन ने उसे कुछ कैदी भेजने पर सहमति व्यक्त की। उसी की वजह से जू किंग को अंततः अपने अधीनस्थों को दूसरे जिलों में अपराधियों को देखने के लिए भेजना पड़ा। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना आमतौर पर वर्जित माना जाता था, लेकिन जू किंग उस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। ये देखकर कि जू किंग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था, कैप्टन ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। उसी की वजह से अन्य 6 पीक्स के इंटेलिजेंस डिविजन्स और वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स चिढ़ने लगे और इस तरह अपनी खुद की समान गतिविधियां शुरू कर दी। 7 ब्लड आइज अब प्रतिस्पर्धा की भावना में लिपटा हुआ था। अन्य आधा महीना बीत गया और 7 ब्लड आइज की मुख्य सेना अंततः सी ज़ॉम्बीज़ के मुख्य द्वीप पर पहुंच गई। जंग का अंत निकट आ रहा था। उस समय इंटेलिजेंस डिविजन्स और वायलेंट क्राइम्स डिविजन्स अंततः शांत होने लगे। सबसे बड़ा कारण ये था कि जू किंग ने अंततः फैसला किया कि उसके पास काम करने के लिए पर्याप्त कैदी थे। जहां तक ब्लैक बीटल्स पर उसके शोध की बात थी, ये उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वो अब उन्हें ब्लैक बोलसेस खिला रहा था। अब बीटल्स की एक बोतल के बजाय उसके पास उनकी 5 बॉटल्स थीं। प्रत्येक बोतल एक काले तरल की तरह दिखने वाली चीज से भरी हुई थी, लेकिन वास्तविकता में छोटे बीटल्स का एक समूह था। ये वाले जू किंग द्वारा प्राप्त मूल बीटल्स से भी छोटे थे। एक व्यक्तिगत आधार पर वे नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी मौलिक प्रकृति नहीं बदली थी। वे अभी भी काले थे, और जब वे एक साथ इकट्ठा होते थे तो वे एक काले बादल से मिलते जुलते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे घातक थे। बहुत परीक्षण के बाद जू किंग ने पुष्टि कर दी थी कि वे एक पीड़ित के अंदर प्रजनन करेंगे, फिर उन्हें अंदर से बाहर खाएंगे। प्रक्रिया के दौरान वे बड़ी मात्रा में मुटेजन और जहर छोड़ेंगे। उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बार किसी के अंदर जाने के बाद वे उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस जाते थे। असल में जू किंग निश्चित था, अगर उसने यूनियन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान इन बीटल्स का उपयोग किया होता तो वो कुछ ही सांसों के समय में पीड़ा से मर जाती। इस तरह के एक एसेट के साथ जू किंग को विश्वास था कि वो एक गोल्ड को कल्टिवेटर के लिए खतरा पैदा कर सकता था। दुर्भाग्य से उसके पास प्रयोग करने के लिए कोई गोल्ड को कैदी नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता था कि बीटल्स कितने प्रभावी होंगे। लेकिन जू किंग बहुत प्रसन्न था कि औषधीय पौधों पर इतना पैसा खर्च करने का परिणाम ये हुआ था। मुझे यकीन है कि ये छोटे ब्लैक बीटल्स और भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बीटल्स का परीक्षण करने के लिए एक गोल्ड को कल्टिवेटर ढूंढ सकता हूं। इस विचार से उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी, क्योंकि वो जानता था ऐसा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। जू किंग ने अपने कुछ खून को छोटे बीटल्स को भी खिलाया था, जो उसे सीधे उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देगा। बीटल्स दुश्मनों को जहर देंगे, लेकिन जू किंग ने बीटल्स को जहर दिया था। बीटल्स को कभी कभी उसके थोड़े से खून पर भोजन करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे हिंसक रूप से मर जाएंगे। उसी की वजह से इस तथ्य के बावजूद कि बीटल्स वास्तव में बुद्धिमान नहीं थे, वे सहज रूप से जू किंग की रक्षा करेंगे। आखिर अगर जू किंग जीवित नहीं रहा तो वे भी नहीं रहेंगे। बीटल्स को बड़ी मात्रा में औषधीय और जहरीले पौधे भी खाने की जरूरत होती है। ये जू किंग के वित्त पर एक बड़ा बोझ था। पहले उसने सोचा था कि वो काफी अमीर था, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो दिवालिया हो जाएगा। हालांकि उसने
इस सब में एक और एसेट हासिल कर लिया था और वो था यूनियन। वो अब उसे श्राप नहीं देती थी और इसके बजाय सेलेस्टियल ब्यूरो के सेल ब्लॉक में चुपचाप बैठी रहती थी। जब जू किंग के प्रयोग करने के लिए नए कैदी आते थे वो उसे देखती थी और उसकी आंखों में वो अजीब नजर और अधिक तीव्र हो जाती थी। कई अवसरों पर उसने जू किंग की मदद करने की पेशकश की और उसकी अभिव्यक्ति से ये स्पष्ट था कि वो गंभीर थी। जू किंग नहीं जानता था इसका क्या मतलब समझे। किसी भी मामले में जैसे जैसे उसके स्पिरिट स्टोन्स कम होते गए वो और अधिक परेशान होता गया। जैंग सन को अभी भी अपने हाबर को पूरी तरह से विकसित करने के लिए और अधिक समय चाहिए था और इस तरह जू किंग को प्रॉफिट का हिस्सा मिलने में कुछ समय लगेगा। इसने जू किंग को उन मैजिकल डिवाइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिन्हें पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने केवल आंशिक रूप से अवशोषित किया था। जो बच गया था वो दोषपूर्ण मैजिकल डिवाइसेस थे और अब जू किंग ब्लैक मार्केट पर उन्हें बेचने की कोशिश करने पर विचार कर रहा था। हालांकि जैसे ही वो उस संभावना पर विचार कर रहा था एक चमकदार लाल जेड स्लिप बैटलफील्ड से 7th पीक के इंटेलिजेंस डिवीजन में उड़कर आए। जब एक जेड स्लिप लाल होती थी तो ये संकेत करता था कि इसमें एक अत्यावश्यक मामले के बारे में जानकारी थी। केवल पीक लॉर्ड्स इस तरह के संदेश भेज सकते थे और भले ही वे दूर के बैटलफील्ड से भेजे गए थे वे सेक्ट में केवल कुछ ही पलों बाद पहुंचेंगे। आज तक बैटलफील्ड से केवल 3 अन्य लाल जेड स्लिप्स भेजी गई थीं और वे हमेशा स्मारकीय युद्ध मुद्दों से संबंधित थीं जिनके लिए सेक्ट में कार्रवाई की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार संदेश का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ये मास्टर 7th द्वारा भेजा गया था और कैप्टन के संदेश पढ़ने के बाद उसका चेहरा गिर गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपना सेब नीचे रख दिया और जू किंग को खोजने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन फिर वो हिचकिचाया। एक लंबा पल बीता। अंत में उसने सांस ली, इंटेलिजेंस डिवीजन छोड़ दिया और जू किंग के धर्मास्किफ की तरफ चल दिया। जब कैप्टन आया जू किंग अपने मैजिकल डिवाइसेस के संग्रह को व्यवस्थित कर रहा था और अभी अभी जाने की तैयारी कर रहा था। पहले तो जू किंग ने कैप्टन के अचानक आगमन को बहुत उल्लेखनीय नहीं पाया, लेकिन फिर उसने कैप्टन के चेहरे पर अभिलक्षणिक रूप से गंभीर भाव देखा। कैप्टन, जू किंग। कैप्टन हिचकिचाया, जू किंग की तरफ देख रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। वो समझने लगा था कुछ गलत था। जू किंग, बूढ़े ने मुझे किसी को देने के लिए एक मिशन दिया है। कैप्टन ने कुछ सांसों के समय तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से कठोर हो गईं और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। मिशन के लिए 7 ब्लड आइस छोड़ने और वायलेट लैंड्स जाने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही अत्यावश्यक मिशन है। बूढ़ा बैटलफील्ड पर फंसा हुआ है, नहीं तो वो खुद जाता। उसने मुझसे कहा पहले तुमसे पूछूं और देखूं कि क्या तुम व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालोगे। जू किंग के चेहरे पर उदासी थी। वो स्पष्ट रूप से जानता था जब कैप्टन ने बूढ़ा कहा तो उसका क्या मतलब था। इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन, क्या हो रहा है? कैप्टन ने जू किंग को एक लंबी नजर से देखा, फिर उसे लाल जेड स्लिप सौंप दी। जू किंग ने इसे लिया, अंदर कुछ धर्मा फोर्स भेजी, फिर संदेश का अध्ययन किया। मेरे प्रिय मित्र ग्रैंड मास्टर बाई की आज वायलेट लैंड्स में हत्या कर दी गई। जू किंग को अचानक लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही थी और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे से खून निकल गया और उसके सिर और गर्दन पर नसें उभर आईं। जैसे वो वहां जेड स्लिप पकड़े खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो स्पष्ट रूप से नियंत्रण में रहने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी सांस कर्कश और अनियमित थी। अपने अंदर गहरे उसे लगा ऐसा नहीं हो सकता। ये इतना अवास्तविक लग रहा था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस अंधेरे के भीतर उसने अचानक एक तंबू देखा और अंदर से एक कर्कश आवाज सुनी। बच्चे, तुम जवाब दो। अब से तंबू के बाहर मत खड़ा हो और वे यादृच्छिक औषधीय पौधे भी मत लाया कर। अब से तुम कक्षा के अंदर बैठोगे। ये याद रखना, दुनिया जीवित प्राणियों के लिए एक सराय है और समय एक पुराना अतिथि है। जब तक हम नहीं मरते हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब हम मिले तो तुमने अपना कुछ बनाया होगा। उस अंधेरे के भीतर तंबू टुकड़े टुकड़े हो गया और राख में घुल गया।
वो चला गया था, लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए उसके दिमाग में गूंजती रहेगी। जब तक हम नहीं मरते हम फिर मिलेंगे, जू किंग ने बुदबुदाया। शब्द लगभग उसके मुंह में अटक गए। उसने अपनी आंखें खोली। सबसे सच्चे अर्थ में ग्रैंडमास्टर बाय उसका पहला सच्चा शिक्षक था, जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अब आगे क्या होगा? ग्रैंडमास्टर बाय जू किंग के पहले सच्चे मास्टर की वायलेट लैंड्स में हत्या कर दी गई है। मास्टर सेवंथ, जो बैटलफील्ड पर फंसा है, ने कैप्टन को यह संदेश भेजा है। मिशन 7 ब्लड आइस छोड़कर वायलेट लैंड्स जाने का है और ये बहुत अत्यावश्यक है। कैप्टन, जो पहले कभी इतना गंभीर नहीं दिखा, अब जू किंग से पूछ रहा है कि क्या वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालेगा। जू किंग, जिसने अभी अभी अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनी है, अब सदमे में है। वो क्या करेगा? क्या वो वायलेट लैंड्स जाएगा? क्या वो ग्रैंडमास्टर बाय की मौत का बदला लेगा? और यंग यन, जो अब सेलेस्टियल ब्यूरो में कैद है और जू किंग को बिग ब्रो बुला रही है, क्या वो उसकी मदद करेगा? जू किंग के पास अब 5 बॉटल्स ऑफ ब्लैक बीटल्स हैं, जो अंदर से बाहर की तरफ खा सकते हैं और गोल्ड को कल्टिवेटर्स के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काफी होगा? वायलेट लैंड्स, जहां ग्रैंडमास्टर बाय की हत्या हुई, वहां उसके दुश्मन कितने ताकतवर हैं? जू किंग अब अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार होगा।